जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका जो है काव्य खंड का चैप्टर नंबर ये जो है शायद 7 होने वाला है या 6 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या चाहिए, आप पार्ट याद रखो, बात खत्म है। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो जनतंत्र का जन्म। इसके कवि कौन है? तो हमारे आसपास के ही कवि हैं। ठीक है, आपके भी आसपास के ही होंगे, क्योंकि ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं बेगूसराय सिमरिया के हैं। कहाँ के हैं? सिमरिया के हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से बाबू हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बिहार के कवि हैं। ठीक है, बिहार के कवि हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इस हिसाब से इनका महत्व कुछ ज़्यादा हो जाता है, और हर बार कभी ना कभी इसका 5 नंबर में 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी 2 नंबर में तो पूछेगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। लेकिन हाँ, 5 नंबर में भी कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो आप जानबे करते हो कि अपने बिहार के हैं तो भाई इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? नहीं। तो आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। पहले आपको कवि परिचय बताएंगे, उसके बाद अब थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? तो जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या किया हम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जब पूरा किताब हम पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दोगे तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है, तुम लोग मने मन सोच रहे होगे कि देखो सर ये कैसे मारेंगे, मोबाइल में कैसे मारेंगे। काश ऐसा होता। नहीं, जो बच्चा मान लो इधर घूमता कि इधर से मारते एक चार जाके उसी को लगता मस्त, नहीं मज़ा आ जाता। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करोगे, लेकिन पहली बात आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, सुनोगे तभी जाके किसी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। अरे भाई, आप अभी जवाब नहीं दोगे, लेकिन बिहार बोर्ड जब पूछेगा तो क्या करोगे? ठीक है, तब याद आएगा नहीं सर सही बोल रहे थे, ध्यान से सुनना चाहिए था, तब जाके हम अभी जवाब लिख सकते थे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कवि परिचय के बारे में देखते हैं। बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर, यानी पहले पाठ के कवि का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इस पाठ के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आपको पता है ना, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आगे है, और इनका निधन 23 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन कब हो गया था? 23 अप्रैल 1974 ईस्वी में। आगे है कि उनकी माँ का नाम मनरूप देवी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? तो क्या लिखिएगा? मनरूप देवी। अगला है, और इनके पिता का नाम रवि सिंह था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? रवि सिंह। अगला है कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में हुई है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमें हमारा शिक्षा भी क्या हुआ है? प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है अ ट सीखना। ठीक है, अ से य तक सीखना, ये सब हमारे लिए क्या है? प्रारंभिक शिक्षा है। और आपको भी पता है कि ये सब शिक्षा जो है ना हम लोग गांव के आसपास में सीखते हैं, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के आसपास में ही हुई है। अगला है कि उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कहाँ से किया था? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या किया था? मैट्रिक किया था। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज में इतिहास से बीए किए थे। ठीक है, किससे? इतिहास से बीए किए थे। बीए ऑनर्स लिए थे, मतलब इतिहास था। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट, उसमें सबसे मेन था इनका इतिहास। ठीक है, अगला है कि वे HE स्कूल बलिया में बलिया नहीं नहीं वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहे थे। जब हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर उप कुलपति के रूप में रहे थे? तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर? भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला है कि दिनकर जी जितने बड़ी कवि थे उतने ही समर्थक गद्यकार भी थे। मतलब ये कवि यानी कविता लिखते के साथ साथ गद्य भी लिखते थे। क्या लिखते थे? गद्य भी लिखते थे। आगे है कि उनकी भाषा कुछ भी नहीं छिपाती थी। ठीक है, इससे पहले जब आप कवि के बारे में पढ़ते थे तो लिखा कुछ रहता था और अर्थ कुछ दूसरा निकलता था, लेकिन इनकी भाषा ऐसी नहीं थी। भाई ये जो लिख दिए पूरा आपको सटीक समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई इधर उधर घुमा के नहीं। जब पढ़ोगे ना तो आपको भी लगेगा नहीं भाई सीने से आग निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनकी भाषा जो थे ना पूरा एकदम पूरा स्पष्ट आपको समझ में आएगा। आगे है कि सब कुछ उजागर कर देती थी। मतलब इनका जो कहने का सेंस था, आप कविता पढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इस पंक्ति में जो है यही बोल रहे हैं ये। आगे है कि उनकी प्रमुख कृति
प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ये हुंकार किसकी रचना है और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। इसके अलावे इनकी है रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, और उर्वशी भी पूछा गया है। आगे है परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को, हरिराम इत्यादि। ये जो है ना इनकी क्या है प्रमुख कृतियां हैं। अगला है कि काव्य कृति एवं मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर। ये देखो अर्धनारीश्वर जो आया है ना, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर है, ठीक है। आगे है कि संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमि, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी इत्यादि गद्य कृतियाँ, यानी ये सब इनकी जो है क्या है गद्य कृतियाँ हैं। आगे है कि दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे है कि उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा भी इन्हें नहीं छोड़ा गया, इन्हें पद्म विभूषण के द्वारा क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आगे है कि वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। आपको पता है भाई इतना बड़ा कवि है तो नाम तो होगा ही ना, सभी जगह घुस गए हैं नहीं। आगे है कि दिनकर की उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दिनकर जी कैसे कवि हैं, तो याद रखिएगा उत्तर छायावाद के कवि हैं। वे भारतेंदु युग में बहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी। मतलब इनकी कविता जो लिखने की शैली थी वो लगभग 30 दशक से ही क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। आगे है कि उन्होंने प्रबंध, मुक्त गीत, प्रगति, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैली में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। काव्य प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवि में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पश्चात साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर रहा है, ठीक है। आगे है कि उनमें इतिहास और संस्कृत परंपरा की गहरी चेतना और समाज, राजनीतिक, दार्शनिक का वैश्विक परिक्षेप बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। जो उनके साहित्य में क्या होता है, अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। राष्ट्रकवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र का उदय का जयघोष। आप जो ये कविता पढ़ने वाले हो, इस कविता का नाम ही है क्या चीज़, जनतंत्र का जन्म। तो इसलिए कवि बोल रहे हैं कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष, सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यह एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है और इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। मतलब ये कविता जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई सही में जब आज़ादी हुआ था तो इस तरह से कवि के मन में या लोगों के मन में इस प्रकार का भावना उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ये कविता पढ़ने से पहले हमने आपको पहले बता दिया कि हम आपसे क्वेश्चन कुछ पूछने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। कब और कहाँ हुआ था, तो पहला आपको याद रखना है कि इनका जन्म जो है 23 सितंबर, कब हुआ था, 23 सितंबर 23 सितंबर कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में, आपको सॉरी हाँ सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अगला है कि इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन 24 अप्रैल सन 1974 था ना, हाँ सन 1974 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था मनरूप देवी। क्या था, मनरूप देवी। पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम आपको पता है क्या है, रवि सिंह है। क्या नाम है, रवि सिंह। उसके बाद इन्होंने मैट्रिक कहाँ किया था, किस कॉलेज से किया था, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने मैट्रिक किया है। उसके बाद इन्होंने बीए कब किससे किया था, तो बीए जो है पटना कॉलेज से इतिहास से किए थे। किससे, इतिहास से किए थे। कहाँ से, किस कॉलेज से, तो पटना कॉलेज के, पटना से किए थे। उसके बाद प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ पर रहे थे, तो प्रधानाध्यापक के रूप में जो है HE स्कूल बरबीघा में रहे थे। कहाँ पर,
बीघहा, बरबीघा में रहे थे। उसके बाद बोल रहा है कवि के साथ साथ ये क्या थे, तो आपको बताए थे कवि के साथ साथ ये जो है ना गदकार भी थे। क्या थे? गदकार भी थे। आगे है कि रेणुका हुंकार उर्वशी, मतलब रेणुका हुंकार उर्वशी संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर की है। उसके बाद है क्वेश्चन कि उर्वशी पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपको हमने भी बताया था कि उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन है? ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला है। दूसरा, संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें क्या मिला है, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है इन्हें मिला है कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है भारत सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार की ओर से इन्हें क्या दिया गया था, तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा गया है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को। किसको? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो कभी कभी शॉर्ट में भी रहता है कि दिनकर की रचना है हुंकार रेणुका। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना है। मेरे ख्याल से अगर आप इसी क्लास को पूरा देख लेते हो और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसे देख लेते हो, उसके बाद इसका जो सब्जेक्टिव आएगा उसे देख लेते हो, तो आपका इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, अभी देखो आपको हमने जितना ऑब्जेक्टिव कराया ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको जब इसका क्लास करोगे इस सब्जेक्टिव के बाद जो आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें मतलब ऑब्जेक्ट ये कवि परिचय के बाद जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्या चीज़, चैप्टर जिसका नाम क्या है, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, जनतंत्र का जन्म चैप्टर का नाम है। सुनिएगा ध्यान से, सुनोगे तभी जाके आपको आएगा। ये थोड़ा लॉन्ग है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके साथ आपके भाई साथ खड़ा है तो क्या दिक्कत है, नहीं। जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मतलब सदियों से जो सोई हुई जनता थी अब जाग उठी है। सदियों से जो सोई हुई जनता थी वो क्या हो गई है, अब जाग उठी है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अब मिट्टी जो है, देश की मिट्टी, वह सोने का ताज पहन कर क्या कर रही है, इठला रही है। ठीक है, सदियों से ठंडी बुझी राख अब सुगबुगा उठी है और मिट्टी सोने का ताज पहन क्या कर रही है, इठला रही है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। ठीक है, यानी बोल रहे हैं कभी कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यानी अब जो है जो जनता जाग उठी है वो अब आ रही है और उसे आने का जो है क्या दो, राह दो, और घर घर नाद सुनो, यानी सभी जगह इसका बिगुल बज चुका है। क्या हुआ है, बिगुल बज चुका है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मतलब अब जो है सदियों से जो ठंडी बुझी राख थी अब सुगबुगा उठी है और मिट्टी सोने का ताज पहन इठला रही है। दो राह समय के घर का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो। कौन आ रही है, तो जनता आ रही है। आगे है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरत वही। ठीक है, यानी जनता को इन्होंने क्या कहा है, मिट्टी की अबोध मूरत। आपको पता है ना कि मिट्टी की मूरत को आप बनाकर जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, मन है तोड़ दो, मन हो बिगाड़ दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि जनता, ठीक है, फुल स्टॉप दिए हैं, मतलब हाँ जनता में, हाँ मिट्टी की अबोध मूरत वही, जो आपने जिसे मिट्टी की अबोध मूरत समझ के रखा है वही जाग उठी है। जारे पले की कसक सदा सहने वाली, यानी आप उस पर कितना भी शासन कर रहे थे, कितना भी उस पर जो है क्या बोल सकते हो आप, अत्याचार कर रहे थे, वही जनता आ रही है। अब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे हो, मतलब जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में आपको पता है कि सांप लपेट लेता है और उसके अंग को पूरा कस के पकड़ लेता है और उसको हिलने का भी मौका नहीं देता है, उसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा लोगों का क्या कर रहा था, शोषण किया जा रहा था। ठीक है, और वही बोल रहे हैं कि हाँ वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूरत है ना, वही जनता जारे पले की कसक सहने वाली, मतलब आप उस पर कितना भी अत्याचार करो वो सब हमेशा सहती रहती थी। जब अंग में लगे सांप को चूस रहे हो, मतलब वैसे आप चूसते थे उसके कि जैसे किसी के शरीर में सांप लपेटा हो और वो बेचारा विवश होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। आगे है कि तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, मतलब आप उसको कितना भी चूसते रहो तब भी वह बेचारा जो है मुंह खोलकर कुछ भी, कोई भी अपना दर्द बयां नहीं करती थी। ठीक है, अपना दर्द कभी भी वो जनता बयां नहीं करती थी। आगे है कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता
सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। और कवि बोल रहे हैं कि जनता, ठीक है, हाँ वही जनता जो, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, और आपने जिस जनता को देखा था वही जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। और आप इतने दिनों से जिस जनता पर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, वही जनता जो है अब सचमुच वेदना सहती आई है सब दिनों से, सदियों से ये जो है ना क्या होगा, तो वेदना सहती हुई आई है, यानी दुख दर्द को सहती हुई आई है। आगे है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। मतलब इतनों दिनों से जो सहती आ रही है ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इस पर जनमत क्या है, अब जो है एक नया क्या होगा, जनतंत्र का जन्म होगा। आगे है कि है प्रश्न रूढ़ जनता इस पर क्या कहती है, और जनता के सामने में बोल रहे हैं कि अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर जनता क्या कहती है। अब देखिए जनता इस पर क्या कहेगी, ये कवि अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। क्या है, तो मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। आपको पता है ना कि कहीं बगीचा में कोई फूल लगा हुआ है तो उस बेचारे को कभी भी किसी चीज़ का एहसास नहीं रहता है कि हम टूटने के बाद भगवान के चरणों में जाएंगे या मुझे किसी के लाश पे, ठीक है, किसी के लाश पे सजाया जाएगा या हमें पैरों तले रौंदा जाएगा। इस चीज़ का कोई भी रहता है, कोई भी मतलब जो है ना पता नहीं रहता है कि उस फूल को किसी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाएगा या उस फूल को किसी मुर्दे के ऊपर चढ़ाया जाएगा या उस फूल को जो है कहीं पैरों तले कुचला जाएगा, या पता नहीं बेचारा वो फूल जो है उसी गाछ में खिलकर फिर से मुरझा के खत्म हो जाए। इस बात का पता नहीं रहता है, इसलिए कभी यहाँ जनता को क्या कर रहे हैं, दुधमुही बच्चा कह रहे हैं। सॉरी, यहाँ जनता को कह रहे हैं फूल जिसे एहसास नहीं है, और वो जनता को अभी तक कोई भी एहसास नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। आगे है कि जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, यानी आप उस जनता को जानते हो जिसको आप जब चाहो अपनी ओर कर लेते हो और जब चाहो उसे हटा देते हो। आप जानते हो ना, फूल को हमें जब मर्जी है तब उसको डाली से तोड़कर अपने गले पे सजा लीजिए और 2 मिनट बाद उसको उठाकर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से उस जनता को बोल रहे हैं, मतलब वो जनता को समझ रहे हैं सभी लोग। आगे है कि अथवा कोई दुधमुही बच्चा जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने। बोल रहे हैं कि ये तो फूल के समान आप समझ रहे हो ना जनता को जो है जब चाहो आप अपने गले में लगा लो, मतलब जब चाहो उससे कोई परिश्रम करवा लो और उसे फिर से भगा दो, फिर से जब मर्जी हुआ तब आप ला लो फिर से उसे हटा दो। और इसके अलावे उन्होंने जनता को जो है दुधमुही बच्चा कहा है। आपको पता है कि छोटे से बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए उसके माता पिता क्या करते हैं, तो 2-4 खिलौने ले लेते हैं जंतर मंतर के। जंतर मंतर का मतलब होता है छोटे छोटे खिलौने ले लेते हैं, और बच्चा जब रोता है तो उसे जो है वहाँ पे पटक पटक के, नहीं छोटे बच्चे को खिलाए हो ना कभी, बिना बातों का आ ऊ करते रहो नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जनता का था कि जब जनता से वोट लेना होता है किसी नेता को, किसी राजा को, तो वह क्या करता है, तो देखोगे पूरा रुपया बांटता रहेगा, ठीक है, राशन बांटता रहेगा। अभी आपको पता है ना इलेक्शन आने वाला है, इसमें पता नहीं मोदी जी क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन जब यही जीत जाएंगे उसके बाद फिर से ये अपना रुतबा दिखा देंगे, ठीक है। अब इतना दिनों से जो चूस के रखे हैं वो अभी इसको लुटा रहे हैं, फ्री में राशन ले जाओ। अरे भाई तू रुपया ही देकर राशन दे, ठीक है, लेकिन राशन क्या, आप किसान को ये 5 किलो राशन देकर सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। फ्री में आप क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, ये तो हमसे ही लेकर रखे थे आज से 6 महीना पहले, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि अथवा कोई दुधमुहा जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने, यानी बच्चे को, मतलब लोगों को ये दुधमुही बच्चा कहते हैं जिसे फहलाने फुसलाने के लिए जो है 2-4 खिलौने की जरूरत पड़ती है। आगे है कि लेकिन होता भूडोल बम्बर उठता है, लेकिन बोल रहे हैं कि लेकिन अब होता भूडोल, यानी जब आपको देखो ना बिंडोया किस प्रकार से घूमते रहता है, होता भूडोल बम्बर उठता है, यानी जब वह घूमता है तो किस प्रकार से चारों ओर सभी चीज़ों को बिखेर देता है। जनता जब कोपाकुल हो भुकिट चढ़ाती है, यानी जब वह जाग जाती है और अपने गुस्से को अपने सर पे चढ़ा लेती है। आगे है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुगनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है, यानी जब जनता जाग जाएगी तो भूडोल बम्बर उठेगा, ठीक है, और जनता कापाकुल को भुकिट चढ़ाती है, और अपने सिर पे जब वह अपने जोश को लेकर आएगी तब जाके
उसे आपको राह देना पड़ेगा और राह दो, सिंहासन खाली करो। अब कौन आ रही है? जनता आ रही है। ठीक है, आगे है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। आपको पता है ना कि जब जनता हुंकारती है तो कई राजाओं के महलों की जो है ना क्या होती है? नींव उखड़ जाती है। आगे है कि सांसों के बल से ताज हवा में उड़ने लगता है, यानी राजाओं के सिर पर रखा हुआ जो ताज था वो उनके सांस के बल पर, मतलब जब हुंकारते हैं तो सांस के बल पर जो है ताज जो होता है, जो वो पहने हुए रहता है, वो ताज हवा में उड़ने लगता है। जनता की रोक सके समय में वो ताव कहाँ, और जनता को रोक सके ऐसा समय में क्या है? ताव नहीं है, यानी समय में भी पावर नहीं है कि जो जनता को रोक सके। आपको पता है ना, अभी भी जनता जो चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, आपको पता है कुछ दिन पहले जो है ये किसान भाई सब नहीं लाइन में लगा हुआ था, इसके बाद एक और निकला नहीं था कुछ कि खून मतलब कोई गाड़ी ठोक देगा तो इतना रुपया देना पड़ेगा। तो ये सब क्या जनता अगर सोच ले कि ये सब हमें नहीं करना है तो क्या देखे ना आप, फिर से उनको जो है वो चीज़ वापस लेना पड़ा कि नहीं आप फिर जैसे मर्जी तैसे गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जनता को बोल रहे हैं कि जनता जब जब वह अगर चाह लेगी ना तो काल को भी क्या कर सकती है? मोड़ सकती है, काल के रास्ते को भी मोड़ सकती है। जिधर वह चाहती काल को उधर मोड़ती है। ठीक है, वह जिधर चाह लेगी, अगर वो चाह लेगी कि इस बार ये सरकार इस गद्दी पे नहीं बैठे तो वो किसी का पावर नहीं है कि वो ज़बरदस्ती बैठ जाए। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता जब हुंकारती है तो बड़े बड़े महल की जो है ना नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ने लगता है, राजाओं के सिर पर रखा हुआ ताज हवा में उड़ने लगता है। जनता की रोके राह समय में वो ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल को उधर मोड़ती है। अब शताब्दी सहस्त्र का अंधकार, यानी सदियों हजारों साल से जो अंधकार के बीच में है जनता, बीत गवांच अंबर के दहके जाते हैं, यानी सदियों से जो उन पर अत्याचार किया गया है अब वह जो है नहीं चलेगा। यह और न ही कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। और वह जो है जनता जाग चुकी है और जनता जो है अब यहाँ पर आने वाली है, यानी इस पर अब शासन किसका होगा? तो जनता का ही होगा। ठीक है, आगे है कि सबसे विराट जनतंत्र का हुआ सबसे विराट जनतंत्र जगत का हुआ जगत का आ पहुंचा, यानी अब जो है सबसे विराट सबसे बड़ा जनतंत्र जो है आ गया है। कैसा जनतंत्र आया है? तो सबसे बड़ा विराट जनतंत्र आ गया है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, यानी जिस समय कभी कविता लिख रहे थे उस समय हमारे भारत की जनसंख्या बोल सकते हो लगभग कितने थी? 33 करोड़ थी। कितनी थी? 33 करोड़ थी। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि अब जो है सबसे विराट जनतंत्र आ पहुंचा है। अब एक मुकुट नहीं चलेगा, आप 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, यानी उस पर बैठने के लिए 33 करोड़ जो है सिंहासन को क्या करो? तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, और आज जो है अभिषेक किसका होगा? किसी राजा का नहीं होगा। किसका होगा? तो प्रजा का होगा। किसका होगा? प्रजा का होगा। आगे है कि 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, यानी अब जो है पूरा जितना जनता है वही राजा बनेगा, और उसके लिए आप 33 करोड़ पहले सिंहासन तैयार करो, और जब 33 कोटि सिंहासन तैयार हो जाए तो 33 कोटि मुकुट भी तैयार करो, क्योंकि अब जो है अभिषेक किसी राजा का नहीं होगा बल्कि किसका होगा? तो सिर्फ और सिर्फ प्रजा का होगा। आगे है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि आरती लेकर तुम किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख। मंदिर राजप्रसाद तहखानों में तुम आरती लेकर जो है किसको ढूंढ रहे हो? मंदिर में जाके, तहखानों में जाके और राजप्रसादों में जाकर। देवी देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे। ठीक है, अब तुम्हें देवता का भेंट करना है या देवता से तुम्हें मिलना है तो जाके देख लो सड़क पर। ठीक है, कहीं वह गिट्टी तोड़ रहे होंगे। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। ठीक है, बोल रहे हैं कि आपको जो है आप आरती लेकर जो देख आप भगवान को ढूंढने जा रहे हो वो भगवान आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ना ही किसी मंदिर में मिलेंगे, ना ही राजप्रसादों में मिलेंगे, ना ही तहखानों में मिलेंगे। ठीक है, देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, वो मिलेंगे आपको खेतों में और खलिहानों में। जो किसान खेत में काम कर रहा होगा वही जो है क्या है? असल में देवता है। आपको पता है ना, एक किसान जो अनाज उगाता है और हम उस चीज़ को 365 दिन खाते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं रहे, अगर ये वह किसान के द्वारा नहीं किया गया तो आप और हम कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे।
लेकिन अब क्या होता है, तो फायदा होगा डॉक्टर का, ठीक है। सम्मान इंसान किसको करता है, तो डॉक्टर का करेगा इसको। जबकि आपको पता है कि साल में अगर हम 10 बार बीमार हुए तो मात्र 10 बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर 365 दिन अगर अनाज ना मिले तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन फिर भी किसान का कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। आगे है कि फावरे और हल राजदंड बनेंगे। यानी अब जो है ना, जो राजदंड था कि तलवार और ये रहेगा, अब ऐसा कोई बात नहीं रहेगा। जो जनता का यानी किसान का जो है फावरा है और हल है, वही राजदंड बनेगा। क्या बनेगा, राजदंड बनेगा। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, और वह जो है माथे पर जो है मुकुट रखता था, सोना पहनता था, ये करता था, वो नहीं। धूसरता यानी मिट्टी से ही जो है वह अपना पूरा श्रृंगार सजाएगा। किससे, तो मिट्टी से अपना पूरा श्रृंगार सजाएगा। आगे है कि दो राह समय के समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो अब जनता आती है। और उसे आने के लिए क्या दो, राह दो। अब जनता क्या कर रही है, आ रही है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, ठीक है। तो यही था इनका पूरा क्या चीज़, कविता, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो फिर से एक बार सुन लीजिए, आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। और तो क्या कहेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसके तुरंत बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, उसे भी आपको देख लेना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ।